हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो। सबसे पहले हम समझेंगे कंडक्टर्स क्या होता है। देखो वे पदार्थ जो करंट का प्रवाह करते हैं, वे पदार्थ जो करंट का प्रवाह करते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। वे सभी पदार्थ, या ऐसा लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो करंट का प्रवाह करते हैं, वे पदार्थ जो करंट का प्रवाह करते हैं कंडक्टर्स, हिंदी में इनको चालक बोलते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब ऐसे कौन से पदार्थ है जो करंट का प्रवाह करते हैं? तो देखो, जितनी भी मेटल्स होती है, लगभग सभी मेटल्स करंट का प्रवाह करती है ना। तो अपन मेटल लिख लेते हैं। मेटल्स यानी कि धातुएं। ठीक है, धातुओं से करंट का प्रभाव होता है। इसके अलावा जो मिक्स धातु होती है, या जिसको हम मिश्र धातु या एलोस कहते हैं, वे भी कंडक्टर होते हैं। तो मिक्सचर ऑफ मेटल लिख दूं, मिक्सचर्स ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल जैसे कि कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट, ये भी करंट का प्रवाह करते हैं, मतलब ये भी कंडक्टर है। नॉन मेटल लाइक कार्बन ब्लैक एंड ग्रेफाइट। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अगला है मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, देखो मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर जिनमें करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऐसे कंडक्टर जिनमें करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है उनको हम मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसे कंडक्टर जिनमें करंट का प्रवाह आयनों के कारण होता है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है। इनमें करंट का प्रवाह, इनमें करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है बेटा, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनमें करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अच्छा, इनमें इनमें करंट
करंट मतलब धारा है ना, इनमें करंट का प्रवाह आयंस के कारण होता है। ठीक है, अच्छा इनकी चालकता को, जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इनमें जो चालकता होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक चालकता या फिर मेटेलिक चालकता बोलते हैं, धात्विक चालकता। ठीक है, इनकी चालकता को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या मेटेलिक कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चालकता होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, उसको आयनिक चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक चालकता। इनकी चालकता को आयोनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कर्नेल्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? कर्नेल्स के कारण। कर्नेल क्या होता है अभी समझाता हूं, देखो पहले लिख लें। इनका प्रतिरोध कर्नेल और इलेक्ट्रॉन कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर के कारण होता है। जो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर के कारण होता है ना। अच्छा ये क्या होता है देखो,
जैसे मान लो ये कोई एटम है, ये क्या है, कोई एटम है, ठीक है। इस एटम में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके बाद ये इस तरह से ए पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम कर्नेल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच जो टक्कर होती है उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो रुकने लगती है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो आयनों के बीच इंटरेक्शन के कारण होता है ना। तो इनका प्रतिरोध, इनका प्रतिरोध आयंस के बीच, इनका प्रतिरोध आयंस के बीच आकर्षण के कारण होता है। इनका प्रतिरोध आयंस के बीच आकर्षण के कारण होता है। क्या होता है, जब आयनों के बीच आकर्षण होगा तो वो उनकी जो गतिशीलता है वो कम हो जाएगी, और आयनों की गतिशीलता यदि कम हो गई तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो किसके कारण होता है, आयनों के बीच आकर्षण के कारण होता है ना। जैसे यहाँ पे भी हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है, इसका जब अपघटन होगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब ये जो केटायन और एनायन है ना, ये Na पॉजिटिव क्या है, केटायन, और ये क्या है, एनायन। तो केटायन और एनायन जब इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अब यदि इनके बीच अट्रैक्शन होगा, इन आयनों के बीच अट्रैक्शन होगा तो इनकी जो गति है वो कम हो जाएगी, और गति कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी मतलब रेजिस्टेंस जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो इनका जो प्रतिरोध है वो आयंस के बीच आकर्षण के कारण होता है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ ले क्या लिखा है। मेटेलिक कंडक्टर में लिखा है कि इनमें करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है ना। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट में क्या है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इनमें करंट का प्रवाह आयंस के कारण होता है। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, उसमें जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, है ना, जिसके कारण करंट का प्रवाह होता है। अच्छा, मेटेलिक कंडक्टर में इनकी चालकता इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या मेटेलिक कंडक्टिविटी, इनकी चालकता को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या मेटेलिक कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। मेटेलिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होगी वो मेटेलिक कंडक्टिविटी, और वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अच्छा, इनकी चालकता आयोनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इनमें क्या होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कहेंगे, और ये आयनों के कारण होती है इसलिए इसको आयनिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, इनका प्रतिरोध कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर के कारण होता है ना। जो कर्नेल है, कर्नेल क्या होता है, देखो ये जैसे कोई एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा हुआ भाग है उसको कर्नेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच टक्कर होती है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति
स्लो हो जाती है और रेजिस्टेंस जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा इस तरफ इनका प्रतिरोध आयंस के बीच आकर्षण के कारण होता है। आयंस के बीच जब स्ट्रॉन्ग आकर्षण होगा, प्रबल आकर्षण होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी गति रुकेगी, जिसके कारण कंडक्टिविटी कम होगी। कंडक्टिविटी कम होगी मतलब रेजिस्टेंस जनरेट हो गया। ठीक है ना, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे की पॉइंट करके हम लिख लेते हैं। की पॉइंट क्या है, देखो, जब तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं दोनों चीजें समझा दूंगा। तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब सोचो, रेजिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो चालकता कम हो जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अर्थात चालकता यानी कि कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अर्थात चालकता यानी कि कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरा, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं ना, घट जाता है। तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घट जाता है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। ठीक है,
पहले एक बार पढ़ लेते हैं। तापमान बढ़ाने पर मेटालिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मेटालिक कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो चालकता है वो कम हो जाती है ना। इसमें तो देखो ऐसा है, जो रेजिस्टेंस है और जो कंडक्टिविटी है इन दोनों में इन्वर्सली रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है? इन्वर्सली। मतलब जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, कम होगी। ठीक है, अच्छा। जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घट जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना। अब तापमान बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता? सुनो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो बढ़ जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कर्नेल के साथ टकराएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा टकराएंगे, मतलब उनके टकराने की गति भी बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर है वो टक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जितनी ज़्यादा टक्कर बढ़ेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट होगा। समझ में आ रही बात? टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच टक्कर बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट होगा। समझ में आ रही बात? तो मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है, चालकता कम हो जाएगी। अच्छा, इधर देखो, तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घट जाता है। रेजिस्टेंस घट जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें रिलेशन इनवर्सली होता है ना, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इस तरह से रिलेशन होता है इनमें। देखो समझो बात को, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आयन्स है उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी, मतलब वो फटाफट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। जब फटाफट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है ना। तो तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयनों की गति बढ़ जाती है, और आयनों की गति बढ़ने से उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। उनके बीच जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो भी कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो वो फटाफट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखो, ये चालक का गुण है जो करंट के प्रवाह को रोकता है ना। हम लिख लेते हैं, यह चालक, चालक यानी कि कंडक्टर, चालक कंडक्टर का गुण है, जो, यहां लिख ले, जो जो करंट के प्रवाह को रोकता है, जो करंट के प्रवाह को रोकता है। जो करंट के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, अच्छा। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे ये मान लो कोई कंडक्टर है,
ठीक है, और इसको हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ से करंट का प्रवाह होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और ये V वोल्ट की बैटरी। ठीक है ना। ठीक, जैसे करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम ओम का नियम पढ़ते हैं, आपको याद हो तो। ओम के अनुसार, ओम के अनुसार ओम क्या बोलता है, ओम बोलता है V समानुपाती I, है ना। जब इसको हटाएंगे तो बराबर आएगा, और कांस्टेंट आता है R, और ये I। यहाँ पे हम R बराबर क्या लिखते हैं, R बराबर लिखते हैं V बाई I, है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन इस तरह से। अच्छा, तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ R। तो इस R की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। इसको ओम पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है इसको क्या पढ़ते हैं, ओम। ठीक है बेटा, तो याद रखना जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। और रेजिस्टेंस को इस तरह से भी कैलकुलेट किया जाता है, R इक्वल टू V बाई आई। नोट कर लो। चलो अगला देखें। अगला है कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, तो जो कंडक्टेंस है ये भी चालक का गुण है। कंडक्टेंस क्या है, चालक का गुण है। चालक का ऐसा गुण जो करंट के प्रवाह को बढ़ाता है, या करंट के प्रवाह को होने देता है, उसको हम चालकता बोलते हैं। तो यह भी कंडक्टर का गुण है। ये भी क्या है, ये भी कंडक्टर का गुण है। अच्छा, जो कंडक्टेंस होता है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। कंडक्टेंस प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना। कंडक्टेंस, इसको हिंदी में चालकत्व कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, चालकत्व। तो कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, जो कंडक्टेंस है यानी कि जो चालकत्व है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, C इक्वल टू 1/R। क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू 1/R। ठीक है, अच्छा, एनसीईआरटी में कंडक्टेंस को G से डिनोटेट किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में G लिखा है। बाकी अपन कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट, तो देखो यूनिट यहाँ पे R की यूनिट ओम होती है ना, ओम होती है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या अब ओम इनवर्स मतलब ओम का उल्टा, तो इसको महो भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, महो। ओम का उल्टा देखो, ओम क्या होता है, ओम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, महो। ठीक है, या फिर इसकी यूनिट साइमन भी बोलते हैं, साइमन भी होती है ना, साइमन, साइमन। ठीक है, नोट करो। ठीक है, याद रखना, ये काम की चीजें हैं, याद रखना। जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट या तो ओम इनवर्स होती है, या महो, या फिर साइमन। ठीक, और ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, मतलब आपका प्रतिरोध बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये सिंबल क्या है, रो। अच्छा, ये क्या होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इकाई आयतन, इकाई आयतन। इकाई आयतन मतलब, या तो आप 1 ml ले सकते हैं यहाँ पे, 1 ml, या 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यहाँ पे इकाई आयतन का मतलब क्या है, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिया है वो अभी समझ में आ जाएगा। इकाई आयतन ब्रैकेट में 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित सभी आयनों का प्रतिरोध, सभी आयनों का प्रतिरोध प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे आयनों की बात की है। तो इकाई आयतन में उपस्थित सभी आयनों, इकाई आयतन में उपस्थित सभी आयनों का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, है ना। यहाँ पे ये याद रखना, इकाई आयतन से मतलब 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित सभी आयनों का प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये कंडक्टिविटी सेल है ना, ये एक विशेष प्रकार का सेल होता है कंडक्टिविटी सेल। कौन सा सेल, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल में मान लो हमने ये 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए,
ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोड, है ना। अच्छा, अब इनका जो एरिया है उसको ए मान लेते हैं। इलेक्ट्रोड का जो एरिया है उसको क्या मान लेते हैं, ए, है ना। इलेक्ट्रोड का एरिया क्या मान लिया, ए। और इनके बीच की जो लेंथ है, इनके बीच की जो लेंथ है उसको एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल, ठीक। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है ना। ये इनके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इनके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब मान लो जो एरिया है वो x सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। जो एरिया है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो लेंथ है, जो लेंथ है वो मान लो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्या होता है, जो सेल होता है वो बहुत छोटा सा होता है। भाई सेल कोई इतना बड़ा थोड़ा ना होता है, सेल बहुत छोटा सा होता है। अब जो छोटा सा सेल होता है, तो उस छोटे से सेल में जो इलेक्ट्रोड होंगे उनका एरिया भी बहुत छोटा छोटा होगा, और उनके बीच की जो लेंथ होगी वो भी बहुत छोटी छोटी होगी। इसलिए इसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि ये जो एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू ए, एल इंटू ए। अब एल क्या है, 1 सेंटीमीटर, और एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली वॉल्यूम क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है इसी को हम 1 ml बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं, 1 ml बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम तो बात कर रहे थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो आगे की बात सुनो। देखो, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अच्छा, जब हम ये समानुपाती हटाते हैं तो बराबर आता है, और साथ में आता है कांस्टेंट जिसको रो पढ़ते हैं, रो, क्या पढ़ते हैं इसको, रो। और ये हो जाएगा एल बाई ए, ठीक है। यहां से हम इस रो को निकाल सकते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये ए आर के पास पहुंचा दो, तो आर ए बाय एल, ठीक, नोट कर लो। है ना, तो समझ में आया ये यहाँ पे इकाई आयतन 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसकी यूनिट क्या लिखोगे, इसकी यूनिट क्या लिखोगे, तो इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं, इसको छोटा कर लें थोड़ा,
यूनिट। देखो आर की यूनिट क्या होती है? ओम, ओम लिख दिया। अच्छा, एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ सेंटीमीटर में, है ना? तो नीचे के सेंटीमीटर से ऊपर का 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये फाइनली क्या आएगा? ओम सेमी, ओम सेमी, या ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़े। अगला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? इकाई आयतन। अच्छा, यहाँ पे हम विद्युत अपघटनीय विलयन की बात कर रहे हैं ना? मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इकाई आयतन। इकाई आयतन से मतलब 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? के इकाई आयतन में उपस्थित सभी आयनों का चालकत्व चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। अच्छा, देखो चालकत्व से मतलब कंडक्टेंस है, चालकत्व से मतलब क्या है? कंडक्टेंस, है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इकाई आयतन में उपस्थित सभी आयनों का चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। चालकता, चालकता मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो कंडक्टिविटी है ना, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। और इस के को कप्पा कहते हैं। के को क्या कहते हैं? कप्पा। ठीक है। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यानी कि कप्पा, ये प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना? तो या ऐसा लिख लें, ये कौन सा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखो, जिस प्रकार कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम के बराबर होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के
व्युत्क्रम के बराबर होता है। उसी प्रकार जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी के व्युत्क्रम के बराबर होती है ना। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि जो कप्पा है, इसको कप्पा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, कप्पा, ये इस रो के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इस रो के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है ये। अच्छा यूनिट क्या लिखेंगे, कप्पा पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, कप्पा, कप्पा की यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी। तो देखो इस रो की यूनिट क्या थी, रो की यूनिट बताओ। रो की यूनिट क्या थी, देखो पीछे चलो, इस रो की यूनिट क्या थी, ये ओम सेमी, क्या थी, ओम सेमी। तो देखो यहाँ पे ओम सेमी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओम सेमी, तो ओम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स, और सेमी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेमी इनवर्स। मतलब इस कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ठीक है नोट करो। चलो आगे चले। अगला है रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है समझो इधर। जैसे हम इस तरह से लिखते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, अभी थोड़ी देर पहले पीछे लिखा था। अच्छा जब समानुपाती हटाएंगे तो बराबर आएगा और साथ में आएगा रो, ठीक, और एल बाय ए, ऐसा लिखते हैं। ठीक है। अच्छा अब यदि मैं इसको पलट दूं, इसको मैं पलट दूं, समीकरण, या हाँ ठीक है यहाँ से पलट सकते हैं, या फिर देखो ऐसा करो, ऐसा करो यहाँ से यदि हम रो निकालें, क्या निकालें, रो, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए इधर पहुंच जाएगा तो आर ए बाय एल ऐसा हो जाएगा। इसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, यदि समीकरण 1 को उल्टा कर दिया जाए, यदि समीकरण 1 को उल्टा कर दिया जाए, मतलब इस चीज को उल्टा कर दो तो रो ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो गया। ठीक है। अच्छा आर भी ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो गया। और ये कैसे उल्टा होगा, एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब काम की बात सुनो। इस 1/रो को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर 1/रो को क्या लिख सकते हैं, के, तो ये हो जाएगा के। अच्छा इस 1/r को क्या लिख सकते हैं, सी, है ना, और ये हो गया एल बाय ए। ठीक है, एल बाय ए। अच्छा आपको पता है ये एल बाई ए क्या होता है, एल बाई ए पता है क्या होता है, एल बाई ए को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, एल बाई ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। चूंकि एल
बाई ए इक्वल टू जी स्टार। एल बाई ए इक्वल टू क्या होता है, जी स्टार। तो मैं यहाँ पे एल बाई ए की जगह जी स्टार लिख दूँ, तो के इक्वल टू सी इंटू जी स्टार, है ना, ये इनमें रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे ये जो के है ये क्या है, ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अच्छा ये जो सी है ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, है ना। और ये जो जी है इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में कंडक्टिविटी को चालकता कहते हैं, चालकता, है ना। और ये जो कंडक्टेंस है इसको चालकत्व कहते हैं, चालकत्व। और सेल कांस्टेंट को सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इनमें रिलेशन होता है, नोट कर लो। चलो अगला है सेल कांस्टेंट। देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, जैसे अभी हमने सेल बनाया था, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल, इस सेल को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल, है ना। ये जो सेल हम बना रहे हैं इस सेल को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। अभी जो कंडक्टिविटी सेल है इसमें इस तरह से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रोड मान लो ये हो गया, और एक इलेक्ट्रोड मान लो ये हो गया, ठीक है। ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इनका जो एरिया है वो ए होता है, एरिया क्या होता है, ए, है ना। इनका एरिया क्या होता है, ए। और इनके बीच की जो लेंथ होती है वो होती है एल, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जो सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट, वो होता है एल बाय ए। सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय ए। और इस सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से बताते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा यूनिट निकालना हो तो इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऊपर के सेंटीमीटर से नीचे का सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, तो 1/सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गई यूनिट, ठीक है ना। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखना। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, नोट कर लो। ठीक है, ये जो सेल कांस्टेंट है ना इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। चलो आगे बढ़ जाए क्या।
अब यहाँ पे कुछ सवाल है, फटाफट देख लेते हैं ना। चलो, पहला क्या है, डेसी नॉर्मल कैसियल सॉल्यूशन की चालकत्व की चालकता 0.012 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है ना। सेल का प्रतिरोध 55 ओम है, तो सेल कांस्टेंट बताए। देखो सुनो बात को, इसने हमको दिया है क्या दिया है। पहली बात तो इसने नॉर्मलता दे दी। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसने क्या दिया हमको, चालकता मतलब इसने हमको के दे दिया, कप्पा। इस के को क्या पढ़ते हैं, कप्पा। तो इसने हमको कप्पा दे दिया। क्या दे दिया, 0.012। और क्या दिया है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस दे दिया। कितना दे दिया, 55 ओम, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है सेल कांस्टेंट, मतलब जी स्टार हमको बताना है, ठीक। चलो बात को समझो, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, K इक्वल टू क्या होता है, C इंटू जी स्टार। अभी हाल ही बताया मैंने, इधर पीछे ये K इक्वल टू सी जी, K इक्वल टू सी इंटू जी, तो K इक्वल टू सी इंटू जी, ठीक है। अब K कितना दिया है, 0.012, 0.012, ठीक है, 0.012। सी नहीं दिया, तो हमको पता है कि जो सी होता है वो 1/r के बराबर होता है। जो सी होता है वो 1/r के बराबर होता है। तो इस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/r इंटू जी स्टार, ठीक है ना। तो 0.012, आर कितना दिया है, 55, तो ये 55 ले लो इंटू जी स्टार। अब यहाँ से जी स्टार निकालना है, तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 इंटू 0.012, है ना। चलो, ये 12×5 की 0, हाथ का या 6, 12×5 और 6 66, और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 1 2 3, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 0, ठीक है। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट हो गया 0.660 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लो। चलो अगला देखें। अगला है सॉल्यूशन की चालकता 0.2 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है, यदि इसका चालकत्व 0.04 ओम इनवर्स हो तो सेल कांस्टेंट बताएं, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, देखो K इक्वल टू सी इंटू जी स्टार, इस जी स्टार को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये जो है ना चालकता, मतलब कप्पा आपको दे दिया 0.2, तो ये 0.2। अच्छा, आपकी बार चालकत्व भी दे दिया C 0.04 इंटू जी स्टार निकालना है, तो ये यहाँ से बटे में आ जाएगा, तो जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.04, ठीक है। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, ठीक है ना। देखो, ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो जाएगा 10 दूना 20, और ये 4 से 20 को काटेंगे तो 4 पंजा
20, मतलब 5 सेल कांस्टेंट पूछ रहा ना, हाँ ठीक है, सेल कांस्टेंट, तो 5 सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर और कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी और साथ में सेल कांस्टेंट, इनके बारे में पढ़ाया। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो कंडक्टिविटी होती है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, दूसरा मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, और इनको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जय राम जी की।